अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपके लिए तैयार करके भेजता हूँ आपको। तो फिलहाल जो टॉपिक हम क्लास में पढ़ रहे थे 6.4 उसी की लास्ट दो चार जो स्लाइड्स थी वो रह गई थी डिस्क्राइब करने के बाद मैं आपको अभी ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन करके उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। बस ये जल्दी से ये जो चीज़ें पढ़ी थी उसको उसका ओवरव्यू करके हम आगे चलते हैं। इस स्लाइड में ना जो पहली वाली स्लाइड है इसमें हमने सिर्फ यही देखा था कि किस तरह हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था लॉरेंट सीरीज का। यानी इसमें हमने बताया था कि किस तरह एक फंक्शन को हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉरेंट सीरीज। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल पार्ट और ये है एनालिटिकल पार्ट। So this is the Laurent series representation of the function valid for punctured open disk. यानी कि punctured open disk means isolated singularity की deleted neighborhood. इसीलिए हमने यहाँ पर इस फंक्शन की जो सीरीज है लॉरेंट सीरीज इसके दो पार्ट्स में जो डिवाइड किया था ना, एक पार्ट जिसमें पावर्स नेगेटिव आती हैं यानी कि डिनोमिनेटर में जो पावर्स आती हैं इसको हमने नाम दिया था प्रिंसिपल पार्ट और दूसरा था एनालिटिकल पार्ट। अब बेसिकली सारी एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि हमने इसकी नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर ये जो सिंगुलैरिटी है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इसको डिफरेंट नाम्स असाइन करने हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है यानी यहाँ यही मेंशन किया हुआ है कि इन दिस डिस्कशन वी विल असाइन डिफरेंट नेम्स टू द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज में पहली जो क्लासिफिकेशन है ये है कि सिंगुलर the point of complex function is said to be अच्छा, इसमें सारी जो चीज़ें डिस्कस की थी उसका जो फाइनल जो मतलब था वो ये था, अगर किसी फंक्शन की आप लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन करते हैं और अगर किसी लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट की कोई भी टर्म मौजूद नहीं है तो ये जेड नॉट को नाम देंगे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं प्रिंसिपल पार्ट के लिए इसको हम नाम देंगे पोल ऑफ ऑर्डर। और अगर सिर्फ एक टर्म है तो हम इसको नाम देंगे सिंपल पोल। और अगर ये जो डॉट्स हैं ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट मेनी टर्म्स होंगी तो इस जेड नोट को इस केस में देंगे एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो इसकी एक एग्जांपल थी कि साइन जेड ओवर जेड, अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो ये जो जेड है बजाय नजर आ रहा है कि ये जेड जीरो करने से यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे तो ये नीचे जेड वाली फॉर्म खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको इस केस में हम जेड को नाम देंगे आइसोलेटेड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, यानी कि इट मींस ऑल कोएफिशिएंट्स इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज आर जीरो, हेंस z इक्वल टू जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इसमें ये इसी डेफिनेशन से अगर उसे देखें, ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन था जिसमें जो सिंगुलैरिटी नजर आ रही थी वो उसको रिमूव करती है और उसको रिमूव करने से हमारे पास ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा एट z इक्वल टू जीरो, और ये एनालिटिक भी हो जाएगा क्योंकि इसको हमने सीरीज की फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो कंप्लीट फंक्शन है जो बाहर नजर आ रहा है, तो ये इसमें इस z को रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहने से एक दो रिजल्ट्स हम हमारे पास आएंगे जो हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में। इसी रेफरेंस से मैंने ये जो वर्डिंग बोली थी, इफ अ फंक्शन हैज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट द पॉइंट z नॉट then we can always supply an appropriate definition for the value of the function so that function becomes analytic। यानी ये जो वर्डिंग है इसका मतलब ये है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट थी कि show that this z equal to 0 is removable singularity, supply a definition of f of 0 so that f is analytic। यानी ये जो रिक्वायरमेंट है इसकी बेस पर ये वर्डिंग लिखी है कि बेसिकली अगर फंक्शन की रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है तो इसकी एग्जिस्टेंस की वजह से हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है जिसकी वजह से फंक्शन एनालिटिक उस पॉइंट में बन जाता है। तो यही वर्डिंग लिखी हुई है कि देन वी कैन ऑलवेज अप्लाई एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर द वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ जेड नॉट, यानी जेड नॉट रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी ना, तो यानी कि ये वाला जो फंक्शन था इसमें अगर जेड की जगह जेड जीरो पुट कर देंगे तो ये डिफाइंड हो जाएगा, यानी प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगी एफ ऑफ जेड नॉट की, और इसकी डिफाइंड होने की वजह से हम कह देंगे कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो जाएगा इस पॉइंट पे, हालांकि वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो ये इसकी एग्जांपल थी
कि फंक्शन साइन जेड ओवर जेड को अगर आप एफ ऑफ जेड का नाम देंगे तो इस सारी फॉर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 व्हेन वी पुट z इक्वल टू 0. इट मींस वो हमने डिफाइन कर दिया f ऑफ 0 इक्वल टू 1, hence the function, this function as given in the above equation is now defined and continuous. अच्छा, डिफाइंड तो है कि इसकी सीरीज बन रही है और कंटिन्यूटी के लिए आपको किसी भी पॉइंट पे शायद आप तो मास्टर 8 सेमेस्टर में आप अगर आपसे कहा जाए कि स्टूडेंट पूछने थे कि हाउ दिस फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एवरी कम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने कम्प्लेक्स एनालिसिस में और जो हमने पढ़ा था ना कैल 3, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आर्बिट्रेरी नंबर पर फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए हम फर्किंग क्या करते हैं. तो अगर तो आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो क्लास में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. यानी कि आप आर्बिट्रेरी वैल्यू z की कम्प्लेक्स नंबर को कोई भी चूज कर लें, z1 z2, और कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन की रिक्वायरमेंट, कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट ये है कि फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड. नहीं z की जगह z1 पुट कर देंगे तो साइन z1 ओवर z1, तो ये फाइनाइट की वैल्यू आएगी, डिफाइंड हो जाएगी. और इसी की लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि लेट z अप्रोचेस टू z1, तो लिमिट भी अप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यूज बराबर आ जाएंगी. तो किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए अगर कंटिन्यूस है तो हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा. ठीक है. और अगर ये डिफाइंड भी है, कंटिन्यूस और डिफाइंड भी है, इसका मतलब है कि फंक्शन इज एनालिटिक, यानी कि हम इसी की बेस पर कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है क्योंकि हम फंक्शन को सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं. तो यही रिक्वायरमेंट होती है. Indeed, function is also analytic at z0 because it is represented by Taylor series centered at z0. तो इसी बेस पर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं. मैं अभी करवाता भी हूँ एक क्वेश्चन आपको. अच्छा, बाकी पोल्स की डेफिनेशन करने के लिए या एसेंशियल सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन करने के लिए सेम वही वाली साइन वाली फॉर्म अगर आप ले लें तो उसको साइन z स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं. जब z स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ एक टर्म आ रही होगी. इसका मतलब ये है कि सिंपल पोल z इक्वल टू 0 इसका सिंपल पोल है. ठीक है जी. और इसकी कन्वर्जेंस के लिए जो रीजन है ये भी हमने पहले फर्स्ट थर्ड एक्सरसाइज थी उसमें हमने कर लिया था. अच्छा, फॉर दिस फ्रॉम दिस सीरीज वी सी दैट ये जो z की पावर 1 का ऑप्शन होता है इसको हम कहते हैं एक a नेगेटिव 1. यहाँ पर अगर एक और टर्म होती जिसमें z की पावर 2 होती है नीचे, उसके ऑप्शन को हमने नाम देना था a माइनस 2. तो यहाँ पर a माइनस 1 यानी इसका ऑप्शन नॉन जीरो है और सो z इक्वल टू 0 इज द सिंपल पोल. यानी कि ये जो टर्म है ना, अगर दो टर्म जीरो होती तो यानी यहाँ लिखना था हमने, यानी कि 1 ओवर z वाली टर्म अगर एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ, इसका मतलब है a सब्सक्रिप्ट में नेगेटिव 1 नॉन जीरो है, यानी ये 1 है. अगर इसके अलावा एक और टर्म होती है, 2 या 3 या 4 टर्म्स होती, यानी अगर 5 टर्म्स होती हैं तो एक a के साथ सब्सक्रिप्ट में -5 इक्वल टू 0, उस केस में हमने कहना था कि z इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 5. यहाँ पर सिर्फ 1 है, इसका मतलब ये सिंपल पोल है. ठीक है. इन द लाइक मैनर z इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3 फॉर दिस फंक्शन. इसको वेरीफाई कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर ये इस सीरीज की जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये लास्ट टाइम मैंने बताया था और यहाँ 6.3 एक्सरसाइज में भी आपने पढ़ी थी, जब इसकी सीरीज की एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आ जाएंगे. ठीक है. इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आएंगे, इसका मतलब ये है कि z इक्वल टू 0 इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी. ठीक है जी, ये डिस्कस हमने कर लिया था. अच्छा, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है जो हमने 3 एक्सरसाइज में एग्जांपल नंबर 3 मैंने आपको करवाई थी. इसकी लॉरेंस सीरीज हमने एक्सपेंड करी थी इस फॉर्म में. इसकी जब लॉरेंस सीरीज एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स आ जाएंगे और z इक्वल टू 1 जो है वो सिंगुलैरिटी है. अब z इक्वल टू 1 मीन्स कि यहाँ पर सेकंड टर्म यानी a माइनस 2 की ऑप्शन है -1 ओवर 2, यानी ये वैल्यू नॉन जीरो आ रही है. इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है इसकी सिंगुलैरिटी है, ऐसे पोल है ऑफ ऑर्डर 2. ये इसी तरह किसी भी फंक्शन जिसको आप लॉरेंस सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं और उसमें फिर आप उसका पोल्स या सिंगुलैरिटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं. 0 0 हाँ जी बेटा, ये डेफिनेशन से पूछिए किसी भी z नॉट या किसी भी z की वैल्यू को फंक्शन में पुट करो ना 0 आ जाए, इसका मतलब है दैट z is the function 0 of the function, or we say that an analytic function f has a 0 of order n at z naught if ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो. यानी कि अगर ऑर्डर n है इसका मतलब n-1 तक सारी टर्म्स 0 आ रही होंगी, यानी अगर 5 हो तो 4 तक सारे डेरिवेटिव सारे 0 आएंगे.
n का मतलब है n-1, लेकिन nth डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो होगा। ये फॉर्मूला 4 आगे हम रेफरेंस देंगे तो ये याद रखिएगा, अगर किसी भी फंक्शन का जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका ऑर्डर n है, तो ये एक फॉर्मूला 4 एग्जिस्ट हमेशा करेगा। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये जो z नॉट है ये जीरो है फंक्शन का, फर्स्ट डेरिवेटिव का, सेकंड डेरिवेटिव का, या n-1 डेरिवेटिव का। यही टर्म मैंने याद किया। A zero of order n is also referred to as zero of multiplicity n, यानी इसको नाम हम दे सकते हैं जीरो ऑफ ऑर्डर n का मतलब है जीरो है z नॉट, उसकी मल्टीप्लिसिटी है n। जैसे ये z-5 की पावर 3 है, अगर आप देखें z की जगह जीरो पुट कर देंगे यानी 5 पुट कर देंगे तो आंसर जीरो आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें उसमें 5 पुट करें तभी जीरो आएगा। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें वैल्यू पुट करें 5 तभी जीरो आएगा। लेकिन जब थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसमें 5 की वैल्यू पुट करने से आंसर जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 3 है, ऐड 5। जीरो ऑफ ऑर्डर 1 इज कॉल्ड सिंपल प्रूफ, ये हमने पहले भी बताया था। अच्छा, अब ये जो थ्योरम मैंने एम्फसाइज किया था, ये इसलिए एम्फसाइज किया था कि जब भी फंक्शन एनालिटिक हो किसी भी डेरिवेटिव नेबरहुड में, और और साथ में इस फंक्शन का जीरो भी एग्जिस्ट कर रहा हो जिसका एडर n हो, तो उस केस में हम इस फंक्शन को हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो साथ फाइव वाला फंक्शन है ये हमेशा एनालिटिक होना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, और इसकी वैल्यू इस z नॉट में नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इसकी प्रूफ की फॉर्म मैंने बताई थी कि हमें पता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा किसी पॉइंट के ऊपर, और अगर एनालिटिक है और वो टेलर सीरीज के फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और वो टेलर जो सीरीज है वो इस रिलेशन में कन्वर्ट करेगी। जब आप टेलर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं ये फॉर्मूला ये फंक्शन के डेरिवेटिव्स की फॉर्म्स होती हैं। जैसे पॉलिनोमियल एक्सपेंशन है या कोई भी फंक्शन की जब सीरीज की फॉर्म लिखते हैं ना, तो इसमें कोएफिशिएंट्स टेलर सीरीज में हमने ये मैक्लॉरिन सीरीज में पढ़ा था। तो ये बस याद रखिएगा कि जब भी फंक्शन एनालिटिक हो किसी के पॉइंट के ऊपर तो उसको हम टेलर सीरीज से फॉर्म ले सकते हैं। अच्छा, टेलर की सीरीज को अगर एक्सपेंड करेंगे जो ये देखिएगा, अगर आप इस सारे टर्म्स को 0 फिर 1 फिर 2 3 या 4 पुट करें तो आपके पास एक सीरीज बन जाएगी। उसमें से कुछ टर्म्स जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गिवन है कि फंक्शन का जो है ना एक जीरो एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर n है। इसका मतलब ये है कि ये एन फोर्थ जो फॉर्मूला उसको सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि इससे पहले वाली n-1 तक जितनी भी टर्म्स थी वो सारी जीरो हो जाएंगी। बाकी टर्म्स जो बचेंगी n+1 या n+2 ये सारी अगली टर्म्स। अब ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी आप इस सीरीज को जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, यानी कि पहले 5-10 टर्म्स लिखते हैं या 2-3 टर्म्स लिखने के बाद nth टर्म तक आ जाए, n-1 और nth टर्म फिर n+1। तो इसमें से पहली n-1 टर्म सारी जीरो हो जाएंगी, बाकी टर्म्स भी बचेंगे। इसमें से हमने चूंकि z-0 की पावर n की फॉर्म बनानी है तो ये जब आप कॉमन लेंगे तो ये an और बाकी ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 2। ये एक फाइव वाली फॉर्म बन गई है, इसको हम फाइव का नाम दे देंगे और चेक करेंगे कि क्या ये एनालिटिक है। अगर एनालिटिक मीन्स इसकी सीरीज की फॉर्म बन रही है तो ये एनालिटिक है z=z0 पे। और फर्दर ए एन की वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी ए एन की वैल्यूज ये होने की वजह से ये नॉन जीरो आएगी टर्म्स, ये हमने पहले मेंशन किया। लिहाजा ये हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन को हम इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं जो रिक्वायर्ड। ऑर्डर ऑफ जीरो, तो इसकी एग्जांपल एक है, जैसे ये फंक्शन गिवन है, इसका जीरो एग्जिस्ट कर रहा है एट z=0। अगर हम z को z स्केल से रिप्लेस करते हैं तो ये सिंपल सा बताया था कि आपके पास ये टर्म आ जाएगी z स्केल अगर कॉमन लेंगे, यानी कि अगर ये अच्छा ये एक फंक्शन, यानी ये इस एग्जांपल का मतलब ये है कि आपको अगर कोई फंक्शन दिया जाए और कहा जाए कि ये कि इसका ऑर्डर फाइंड करें, यानी कि यहाँ इसको डायरेक्टली देखकर आप ऑर्डर फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्डर फाइंड करने का मतलब ये है कि आपको ये वाला एक्सप्रेशन ये जो थ्योरम है ये अप्लाई करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन गिवन है एनालिटिक है, अगर आप उसको इस फॉर्म में इस टर्म में एक्सप्रेस कर सकेंगे तब आप इजीली कह सकते हैं कि z0 जो है इसका जीरो है और उसका ऑर्डर है। यही चीज़ यहाँ मेंशन है कि ये फंक्शन गिवन है एग्जांपल में, जी ये फंक्शन गिवन एग्जांपल में, तो बेहतर ये है कि आप इसको इस तरह की एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें कि ये z-0 की पावर n इंटू 5 वाली फॉर्म बन जाए। तो जब साइन वाली सीरीज लिखेंगे, साइन वाली सीरीज में z को z से रिप्लेस कर देंगे तो ये सीरीज आ जाएगी, और
अब जब ये सीरीज आ गई इसको यहाँ पुट करें और z से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जी बड़ा ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ये एक z जी वाला है ये बाहर रहेगा, इसमें से z से कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगी z3 टर्म, बाकी जो फाइव यानी बाकी जो टर्म्स बचेगी उसको फाइव का नाम देते हैं जो कि फाइव नीचे वैल्यू की तरह। तो बेसिकली ये हमने फॉर्म बना ली है z माइनस जीरो की पावर 3 और 5। तो ये 5 जो फॉर्म है ये एनालिटिक होना चाहिए और इसकी वैल्यू जीरो पे नॉन जीरो होनी चाहिए, 1 आ रही है। z माइनस जीरो की पावर 3 का मतलब ये है कि अब हम कह सकते हैं कि z इक्वल टू जीरो इज द ऑर्डर विद द ऑर्डर 3 ऑफ द गिवन फंक्शन। अब हम ये मेंशन कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है, ये बस अपना एग्जांपल भूलनी नहीं है। जब भी आपको किसी फंक्शन का जीरो के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट हो तो आपने ये वाला तरीका अपनाना है। पोल वी कैन, हाँ अब ये भी दरअसल जीरो वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये पोल्स भी जीरो वाले से ही रिलेटेड है कॉन्सेप्ट है। द फंक्शन एफ एनालिटिक इन, वही चीज़ है कि फंक्शन गिवन हो और एनालिटिक हो किसी रिलेटेड नेबरहुड में और फर्दर उसके पोल एग्जिस्ट करें ऑफ ऑर्डर एन, तो उस केस में हम इस फंक्शन को हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या हमने किसी भी फंक्शन के पोल्स फाइंड करने हो या ऑर्डर ऑफ फोर फाइंड करने हो तो हम अगर फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तब हम इसके पोल्स के ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी फाइव जो है वो एनालिटिक होना चाहिए, नॉन होना चाहिए। तो इसमें भी वही काम किया था कि फंक्शन एनालिटिक है तो उसे सीरीज फॉर्म में लिखा और इसमें सब में से जेड, अच्छा जेड जी ये और पोल ऑफ ऑर्डर एन है, ठीक है। तो इसको हमने z माइनस जेड नोट की पावर n कॉमन ली, ठीक है। तो यहाँ से फाइव वाली फॉर्म जो आपने बनानी है जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास a माइनस वन प्लस माइनस एम प्लस टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पर ऐसे। ये जो टर्म्स आ जाएंगी तो इसको फाइव का नाम देते हैं। तो ये ऑब्वियसली एनालिटिक होगा और इसकी वैल्यू में अगर आप जेड नॉट पुट करेंगे तो आंसर जीरो नहीं आएगा। इसलिए हमने ये फॉर्म बना दी, गिवन फंक्शन के फॉर्म लिख दिया। ये प्रूफ है, इसको उसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब इसकी एक एप्लीकेशन करने से पहले ये लास्ट जो दो तीन स्लाइड्स ही रहेगी थी ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो जीरो अगेन मीन्स के हमने जीरो और पोल्स को मिक्स करके कोई एक ऐसी फॉर्मेशन बनानी है जिसको अंडरस्टैंड करना था। इसलिए ये जीरो का अगेन पोल पहले, हालांकि पोल से पहले जीरो डिस्कस कर दिया था तो पोल्स का डिस्कस करने के बाद दोबारा जीरो डिस्कस कर रहे हैं, उसकी रीजनिंग देख रहे हैं। A zero of an isolated singularity is isolated in the sense, जो ये रखिएगा कोई भी जीरो किसी एनालिटिक फंक्शन का कोई भी जीरो जो है उसको आइसोलेटेड किस सेंस में कहते हैं, is that there exists some neighborhood of z naught for which function is non-zero। ये चीज अगर क्लियर है तो समझ लेते हैं। At which function is non-zero at every point in the neighborhood except z naught। अच्छा ये जो वर्डिंग कहने का मतलब है क्या, बेसिकली तो हमने डिफाइन कर दिया था ना कि फंक्शन अगर एनालिटिक है और किसी z नॉट को हम फंक्शन का अच्छा इसको हमने पढ़ी थी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब यहाँ पर आइसोलेटेड की टर्म तो यूज हो रही है लेकिन z नॉट इसकी सिंगुलैरिटी नहीं है। सिंगुलैरिटी तब होती है जब फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। अब जीरो z इक्वल टू जीरो यानी z इक्वल टू z नॉट जीरो के फंक्शन का है और इस जीरो को हम आइसोलेटेड कब कहेंगे, इसी जीरो को हम आइसोलेटेड कब कहेंगे, वो ये सेंस बता रहा है। यानी ये सिंगुलैरिटी नहीं है, ये सिंपल जीरो है। हमने सिंगुलैरिटी को आइसोलेटेड नाम दिया था, अब ये सिर्फ जीरो है। इसी जीरो को हम आइसोलेटेड किस सेंस में कहेंगे, इस सेंस में कहेंगे कि अगर z नॉट की कोई नेबरहुड एग्जिस्ट कर रही है और उस नेबरहुड के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि z जीरो जो है वो आइसोलेटेड है। अगर z जैसे आपके पास ये अगर कोई पॉइंट है z नॉट, अगर z नॉट की नेबरिंग में हमने कोई एक और पॉइंट फाइंड कर लिया z1, अगर इस पॉइंट पे भी फंक्शन जीरो है और f ऑफ z1 पे भी जीरो है तो उस केस में ये जो z है इसको हम आइसोलेटेड जीरो नहीं करेंगे। यानी ये जीरो होगा फंक्शन का लेकिन इस जीरो को हम आइसोलेटेड कब कहेंगे, वो इस सेंस में कहेंगे इसके नेबरिंग में भी कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट ना करे जिसपे ये फंक्शन जीरो आता है। अच्छा अब आप देखें, एज अ कंसिक्वेंस
इफ z नॉट इज अ जीरो ऑफ द नॉन ट्रिवियल एनालिटिक फंक्शन, यानी कि नॉन ट्रिवियल का तो आपको कंसेप्ट क्लियर है ना। एक तो होता है ऑब्वियस फंक्शंस, जैसे एफ ऑफ, ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का आपको आइडिया है सिंपल सा, यानी प्रॉपरली फंक्शन एनालिटिक फंक्शन हो और z नॉट इसका जीरो हो, देन मेरा फंक्शन 1 over f has an isolated singularity at the point। जी बेटा जी, अब ये चीज इस तरह आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो है तो सिंपल सी चीज, लेकिन उन्होंने मिक्स सिंगुलैरिटी, हमने पहले बात की थी, अगर आप गौर से देखें, हमने फंक्शन कोई भी गिवन हो और जैसे 1 over z, हम z इक्वल टू 0 को सिंगुलैरिटी कहते हैं ऑफ द फंक्शन, ये क्लियर है। अब यहाँ पर यानी कि अगर एफ ऑफ 1 में अगर z नॉट पुट करने से 0 आ रहा है, तब उस केस में 1 over f के लिए हमने इसी z नॉट को सिंगुलैरिटी का नाम देना है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अगर z इक्वल टू 0, ये आइसोलेटेड 0 है, आइसोलेटेड 0 है फंक्शन का, इस फंक्शन का, तब इस केस में इसी आइसोलेटेड 0 को हम 1 over f की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नाम देंगे। ये चीज इसमें मेंशन। अब दोबारा देखें, if z naught is the zero of the analytic function f, then function 1 over f has isolated singularity at the point z naught। z naught अगर फंक्शन का 0 है तो 1 over f का ये isolated singularity। अच्छा, the following result enables us in some circumstances to determine the poles of a function by inspection। जी बेटा जी, जो नीचे प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं ना, जब यानी जब भी पोल्स फाइंड करने हो या जब भी जीरोस फाइंड करने हो, हम ये दो रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, if a function, if the functions f, g and h are analytic and at z naught। अच्छा, अब g और h में से h की कंडीशन ये है कि h has 0 of order n at z naught, यानी कि z naught जो है वो h का 0 है विद ऑर्डर n, और इसी h z naught के ऊपर g जो फंक्शन है वो 0 नहीं है, और g इस केस में किसी थर्ड फंक्शन को हम फाइंड करते हैं जो कि रेशो में आ रहा है, और g जो है वो न्यूमरेटर में और h डिनोमिनेटर में। अच्छा, आप देखें h के लिए z नॉट 0 था, इसका ऑर्डर था n। अब इस पूरे फंक्शन के लिए जो h के जीरोस थे वो इस पूरे फंक्शन के लिए पोल्स बन जाएंगे, ठीक है। यानी अगर आपने पोल्स फाइंड करने हो किसी एक क्वेश्चन वाले फॉर्म के फंक्शन के, तो आप डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के जीरोस फाइंड करते हैं, या डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के अगर जीरोस हैं, वही जीरोस हैं वो इस फंक्शन के पोल्स होंगे। तो यही बेसिकली वो कह रहा हूँ। इसकी प्रूफ की डिटेल मैंने लास्ट में क्लास में बता दी थी, ये प्रूफ जब यूज होगा तब उसको हम देखना। वही चीज़ दोबारा आ रही है कि वी कंक्लूड फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम दैट इफ फंक्शन, हाँ ये देखें, that the function f has a pole of order n at z naught when, अच्छा वो तो ये, अच्छा सॉरी, ये पिछले वाले थ्योरम की प्रूफ की वो लास्ट स्टेटमेंट थी, यहाँ तो खत्म हो गया। अच्छा, ये इसमें मेंशन किया कि व्हेन, यानी कि एज के जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर 1 हो, यानी एज का जो 0 था अगर उसका ऑर्डर 1 हो, देन we say that a 0 of order 1 or simple 0 of the denominator करस्पॉन्ड सिंपल पावर ऑफ द फंक्शन। वही जो चीज मैंने वो बताई थी कि अगर इसका एक 0 है z नॉट, अगर इसका ऑर्डर 1 है, तो यही 0 पोल हो जाएगा फंक्शन का ऑफ ऑर्डर 1 का। अगर इसका कोई 0 है z नॉट ऑर्डर 2 का, तो वही पोल हो जाएगा फंक्शन का विद ऑर्डर 2। यही चीजें हम मेंशन की। अब ये है जी ऑर्डर ऑफ द पोल्स। अब जैसे हमने अभी लास्ट टाइम किया ना, अब बेटा देखें, हम अगर फाइंड करना चाहते हैं इस फंक्शन के पोल्स का ऑर्डर, हम सिंपली डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के जीरोस का ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। ऐसे अभी देखें, दिस फंक्शन शोज दैट denominator has 0 of order 1 at 1 and -5 and a 0 of order 4 at 2 since numerator is not 0। ये बड़ा भी देखिएगा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भी एक और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये जो वर्डिंग लिखी हुई है, सिंस न्यूमरेटर इज नॉट 0, ठीक है, 1 पुट करें तब भी 0 नहीं आ रहा,
-5 पुट करें तब भी 0 नहीं आएगा, या 2 पुट करें तब भी 0 नहीं आएगा। ये वो कंडीशन थी ना पहले वाली। अच्छा, सिंस न्यूमरेटर इज नॉट 0 एट एनी ऑफ दीज पॉइंट्स इट फॉलोज फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम दैट f हैज सिंपल पोल्स। जी बेटा, इन जीरो जो नीचे वाले फंक्शन के जीरो से उन वैल्यूज पे न्यूमरेटर 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इन जीरोस को हम कहेंगे पोल्स ऑफ द फंक्शन। f has simple poles at 1 and -5 and pole of order 4 at 2, यानी ये order 4 का at 2। ठीक है जी। तो ये चीज़ मैं क्लास में कोशिश कर रहा था सुनाने की। ये जिस तरह इनका कंसेप्ट है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। बहरहाल ये एग्जाम्पल 3 में ये वही चीज़ है बार बार आ रही है। अच्छा, ये इसी तरह इसका भी, हाँ इसको भी हमने मेंशन कर दिया था, साइन जेड स्क्वायर इंटू जेड। इसका z इक्वल टू 0 था, 0 ऑफ ऑर्डर 3, लिहाजा वही 0 इस फंक्शन का पोल हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 3। अब आप एक्सरसाइज को देखेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी बेटा, ये पहली जो स्टेटमेंट है, अब अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है। अच्छा, पहले 4 क्वेश्चंस में मैंने इसका आपको आइडिया दिया था और आसान से क्वेश्चन है, यानी कि e की पावर 2z इस सीरीज जब आप लिखेंगे और जब यहाँ पुट करेंगे, मैं ये बता देता हूँ। यदि ये चीज़ हमने वैसे कर ली थी डिस्कस, ये फर्स्ट वाला तो हो गया था, और फर्स्ट वाले में मैं एक थोड़ी सी चीज़ बता रहा हूँ। जो पहली स्टेटमेंट ना, शो दैट z इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, यहाँ दिखेगा। अच्छा, जब हम फंक्शन जो भी गिवन था उसकी जब रिमूवेबल सिंगुलरिटी शो करनी है तो हमने बेसिकली ये वाली फॉर्म बनाई थी, 2 + 2 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इंटू z प्लस 2 की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल और z की पावर 2 एंड सो ऑन। यानी कि ऑल कोएफिशिएंट्स, यानी यहाँ पर शो हो रहा है कि z इक्वल टू 0 इज द रिमूवेबल सिंगुलरिटी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें z की पावर डिनोमिनेटर में है। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है, जो वर्डिंग पूछी हुई ना, उसको देखिए, मैं जिसको एम्फसाइज कर रहा हूँ, ये रही सप्लाई ए डेफिनेशन ऑफ f of 0 so that f is an एडिकेट 0। इसके लिए आप सिंपली लिखेंगे कि सिंस जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड यानी कि जो 1 वाली इक्वेशन की ऑफ 1 इज 2, यानी कि यहाँ पर जब आप z की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये सारे 0 हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा ना। तो इट मीन्स इट मेक्स सेंस टू डिफाइन, ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि f ऑफ 0 z की जगह 0 पुट करेंगे तो ये ऑगस्ट 2 आंसर आ जाएगा ना। तो हेंस आप यहाँ वर्डिंग लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन इज नाउ डिफाइंड एट एवरी, डिफाइंड एंड कंटिन्यूस, यहाँ वर्डिंग लिख दीजिएगा, डिफाइंड एंड कंटिन्यूस एट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके अलावा अगर ये डिफाइंड हो गया तो उस साथ ही आपने लिखना है कि आल्सो या इंडीड, जो वर्डिंग पहले लिखना जिसको हम एम्फसाइज कर रहा था, इंडीड फंक्शन इज आल्सो एनालिटिक एट z equal to 0 because it is represented by Taylor series. Taylor series. यानी कि ये वाली 2 + 2 स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल इनटू z, इसी तरह 2 की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल इनटू z की पावर 2 एंड सो ऑन, सेंटर्ड एट z इक्वल टू 0 या सिंपल 0 कर दो, ये कंप्लीट हो जाएगा इसका। ये वर्डिंग आपने एक पहले 4 क्वेश्चंस हैं जो आप कर रहे हैं ना एक्सरसाइज के, जहाँ पर आपने वो
सेकंड रिक्वायरमेंट करनी है, उस केस में से अपने को। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब आप साइन की सीरीज पुट करेंगे ना, साइन की सीरीज, ये अब आप ट्राई खुद कर लीजिएगा, है तो आसान से फॉर्म। मैं आपको इसकी ना थोड़ी सी जो मैंने वर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे कुछ, जब आप सेकंड क्वेश्चन में वर्डिंग सारी करेंगे, z3 और 4z² 1 माइनस ई जेड स्क्वायर ओवर 2, जब आप e की पावर z वाली सीरीज यूज करके इसके लिए यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा z3 4z² और माइनस z² ओवर 2 माइनस z4 2 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर माइनस z6 2 की पावर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अच्छा, अब जैसे हमें दोनों की प्रॉपर फॉर्म बनानी है सीरीज की, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में, तो बेहतर तो ये है कि आप इसको ना डिवीजन एल्गोरिथम कर लें, यानी कि z3 माइनस 4z² और जो नीचे वाली टर्म्स हैं उनमें से बस 3 टर्म्स लिखते हैं, बाकी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस z² 2 माइनस z4 2 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर माइनस z6 एंड सो ऑन। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर आना चाहिए -2z प्लस 8 माइनस 2z² माइनस z3 ओवर 2 एंड सो ऑन। जब आप लास्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फंक्शन की फॉर्म आनी चाहिए ये वाली, -2z प्लस 8 माइनस 2z² z3 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखें, डिनोमिनेटर में z की वाली फॉर्म नहीं आएगी, इसका मतलब ये है कि z इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, बाकी वर्किंग इस तरह कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप इस तरह कर सकते हैं। तो बाकी मैं आपको हेल्प दे दिया, साइन, इसमें से साइन z की सीरीज लगेगी और बाकी सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, साइन और कोसाइन दोनों की सीरीज आपको यूज करनी है। तो दोनों की सीरीज यूज करेंगे तो फाइनल फॉर्म है, आपको हल्का सा बताया था, थोड़ी सी मैंने वर्किंग की थी। क्वेश्चन नंबर ये जो था 4 जुड़ा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 में जब वर्किंग करेंगे तो जब साइन कोसाइन की सीरीज अप्लाई करके फाइनल फॉर्म बन रही होगी, जिसको आपने डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करनी है, बन रही होगी z20 ओवर 24 प्लस z30 ओवर 720 डिवाइडेड बाय z² z6 ओवर 6 z10 ओवर 120 और माइनस z14 ओवर 5040 एंड सो ऑन। इस पर आप खुद डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें और प्रॉपर सीरीज कैसे बनाएं, ये वर्किंग आपकी अब आपने करनी है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 से 10 जी बेटा, ये मैंने आपको बता दी थे, जीरोस के ऑर्डर। अब होपफुली जीरो, अब अभी आप खुद ही करें, मैंने चले इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि आपने जीरो स्पेंड करना है और ऑर्डर ऑफ द गिवन फंक्शन। अच्छा, एंड देयर ऑर्डर फॉर द गिवन फंक्शन, इस तरह चलिए इसको बड़ा अभी खुद ट्राई करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर 11th में 6, अच्छा इसमें अगर एक दो चीज तरीके और भी हैं, आपने डिफाइन करें 0, आप z की वैल्यू -2 प्लस ऑर्डर पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो मतलब ये इसका 0 है। और ऑर्डर फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका भी होता है, लेकिन अगर आप थ्योरम में नहीं जाते
या सीरीज की फॉर्म नहीं बना सकते तो आप सिंपली, अगर आपके पास फंक्शन गिवन है तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें, जहाँ तक पॉसिबल है। अगर एफ ऑफ जेड की वैल्यू, एफ ऑफ जेड नॉट आपने फाइंड किया 0 और उसमें वैल्यू पुट करने से 0 आ गया, फिर जेड नॉट को फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करें दोबारा 0 आ जाए, जेड नॉट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें दोबारा 0 आ जाए, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव में पुट करने से 0 ना आ रहा हो, तो यहाँ से भी आप ऑर्डर बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो है जी 3। ठीक है, तो ये इस तरह भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में आप इस, क्योंकि वो जो थ्योरम था उसमें ज़रूरी था कि वो सीरीज की फॉर्म बनाना, सीरीज की फॉर्म यहाँ बनेंगी नहीं इन सारे क्वेश्चंस में। यहाँ, हाँ, यहाँ पर जो है ना जेड, ये क्वेश्चन 5, 6, 7, 7 तक तो आप डायरेक्टली ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। जो 8th है उसमें वो वाला थ्योरम अप्लाई करें, 8th में और 9th और 10th में। एक मैं देख सकता हूँ इसमें जेड 8 में वैसे जो, बहरहाल आपको मैंने जो थ्योरम बताया था उसको अप्लाई करके 8, 9 और 10, अगर आप थ्योरम नहीं भी अप्लाई करते ना तब भी यही वाला मेथड भी अप्लाई करने से हो जाएगा। लेकिन वो थ्योरम ज़्यादा अथेंटिक इसलिए है क्योंकि उसमें ज़्यादा डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना पड़ता है, आपने सिर्फ सीरीज फाइंड करनी है और जेड का स्केल कॉमन लेना है, जो फॉर्म बने उसको एनालिटिक बताना है और उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये 10 तक आप इस तरह कर सकते हैं क्वेश्चन। बाकी 11 से 14 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको आप देखें कि यूज मैक्लॉरेंस। हाँ बेटा, अब अच्छा, हाँ देखें, यहाँ पर उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया था, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि मैक्लॉरेंस और टेलर सीरीज यूज करके ऑर्डर फाइंड करें। मतलब आप सिंपल जो मैंने रूल बताया ना, ये वाला यही रूल से आप ऑर्डर फाइंड कर लें इन क्वेश्चंस का, 10 क्वेश्चंस का। 11 से 14 क्वेश्चंस में आपको वो फिर कुछ वर्किंग सारी करनी पड़ेगी, तो आप खुद ट्राई कर लें तो मेरा ख्याल पता था बेहतर है। मैं आपको सिंपल सा, तो जैसे ना यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखना थोड़ा आसान नहीं होता, कोशिश कर लें, अगर मैक्सिमम कोशिश करें आप खुद करें, तो प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो मैंने वर्किंग आपके साथ करनी है, लेकिन पहले आप ट्राई खुद करें। तो ये है जी वो सीरीज वाले क्वेश्चन, जैसे सिंपल सा बस आपको अपना सा आइडिया देगा। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे ये वाला 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में z और 1 माइनस कॉस स्क्वायर z, और z 0 के ऊपर आपने इसका चेक करना है कि इसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, तो आपने सिर्फ सबसे पहले z को एज इट इज 1 माइनस कॉस की जो सीरीज है उसमें z की जगह यानी कि सीरीज लिखें 1 माइनस z स्क्वायर over 2 factorial, that 4 over 4 factorial and so on square, ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर करें बोले, यानी कि इसका जब स्क्वायर खोलेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, बाकी वाली टर्म्स करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे चले 12, यानी कि ज़्यादा टर्म्स की जरूरत नहीं है। आगे जिस तरह होता है ना डॉट्स लगा लें, उसके बाद होता है 2ab, यानी कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 इंटू माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरह 2bc, यानी कि 2ac करते हैं, पहले a b a c करते हैं, यानी कि बहुत बड़ी टर्म सुना है, 2 इंटू 1 इंटू जेड 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके। तो प्लस आगे तो बड़ा ये इस तरह का मैंने आपको आइडिया दिया, इस तरह की फॉर्म में आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये देता हूँ कि इसकी जो लास्ट फॉर्म आएगी ना, जो लास्ट फॉर्म आएगी z3 प्लस z5 3 माइनस 2 ओवर 45 z7, ये फॉर्म आ जाएगी। इससे आप z की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, z की पावर 3,
और बाकी टर्म ये वाली जो है कि इसको आप शो कर देगा कि दिस इज एनालिटिक और इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, तो यहाँ से हम कह देंगे कि इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, इस तरह की अपनी बड़ी ये आपको चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक बता दी हैं। ये आप 14 तक क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। 13, 14 भी चले, 14 को एज ए काम कर लेना, थोड़ा आपका असाइनमेंट वाला काम भी हो जाएगा। तो मैं असाइनमेंट पे बाद में लेता हूँ। फिर आज ये 14 तक क्वेश्चन ट्राई करें, फिर 15 से 26 तक जो मेरा ये डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द पोल्स, वही काम। पोल्स के लिए नीचे वाले के जीरोस, यानी कि डिनोमिनेटर में ये जो फंक्शन है इसको एज का नाम देते हैं, इसके जीरोस वाले फाइंड करते हैं। इसके जीरोस फाइंड करेंगे तो वो थ्योरम का रेफरेंस देखकर, और अच्छा इसके जो जीरोस फाइंड करेंगे ऊपर वाले फंक्शन को जी का नाम देते हैं, जो नीचे जीरोस आए हैं उनको जी में पुट आंसर जीरो नहीं आना चाहिए। तो तब हम वो थ्योरम का रेफरेंस लेके कह देंगे कि ये जो नीचे वाले जीरोस हैं वो फंक्शन के पोल्स हैं। तो ये है जी टोटल क्वेश्चंस 26 तक। बाकी आप तो ट्राई करें। अच्छा, ये हाइपोथेटिकल वाले क्वेश्चन से बेशक ना करिएगा, ये कोड 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 थोड़ा सा चले, जितना मैक्सिमम हो सके आप कम से कम 15, 16, 17, 18 ये तो आप इजीली कर सकते हैं। और वैसे तो कोसाइन ये 10 वाली सीरीज भी आप लाजमी करें। 10 के ये जो कॉड है ना, ये तो है ना कॉज ओवर साइन, तो 5 यूज है तो इतना मसला नहीं है। जब आप कॉज ओवर साइन की सीरीज यूज करेंगे बाद में डिवाइड करने के बाद, जो टर्म आएगी उसको जेड से डिवाइड करेंगे तो फाइनल फॉर्म करोगे आ जाएगी। तो बाकी ये हैं 27 से 28, इसमें आपने शो करना है कि एसेंशियल सिंगुलरिटीज है, यानी जेड जीरो इसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी है, तो आप इसलिए कर सकते हैं। तो बड़ा ये मैक्सिमम 30 तक ही क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करें। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको बाकी नेक्स्ट लेक्चर है वो भी शायद मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकूँ, क्योंकि क्लास में आप रिकॉर्डिंग सुन के आए फिर उसमें मेरे भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये मैं स्टॉप कर देता हूँ।